तांबे की कटोरी पर उस बाल्टी को टेढ़ा करने लगी, जैसे उस बाल्टी से पानी उस तांबे की कटोरी में डाल रही हो। और सब यही सोच रहे थे कि तारा आखिर क्या कर रही है, जब बाल्टी खाली है तो उसमें से क्या गिरेगा। लेकिन सबकी आंखें उस वक्त हैरानी से फटी की फटी रह गई जब उस तांबे की कटोरी में पानी भर गया। तारा ने ध्रुव के हाथ से खाली बाल्टी ली और उस तांबे की कटोरी पर उस बाल्टी को टेढ़ा करने लगी, जैसे उस बाल्टी से उस तांबे की कटोरी में पानी डाल रही हो। और सब यही सोच रहे थे कि तारा आखिर कर क्या रही है, जब बाल्टी खाली है तो उसमें से क्या गिरेगा। लेकिन सबकी आंखें उस वक्त हैरानी से फटी की फटी रह गईं जब उस तांबे की कटोरी में पानी भर गया। जैसे ही वो पूरी कटोरी पानी से भर गई, तारा ने उस बाल्टी को साइड में रखा और ध्रुव, छलावा, विकी और जुल्मी की तरफ देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराकर बोली, ये बाल्टी तो खाली थी ना, तो ये कटोरी कैसे भर गई। तारा की इस बात पर विकी ने कटोरी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है तारा, इसमें तो कुछ भी नहीं था, तुमने भी देखा ना बाल्टी खाली है, हम समझ नहीं पा रहे इसमें पानी कैसे आया। तुमने कुछ किया ना, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुमने ये किया कैसे। विकी की इस बात पर तारा कोई जवाब देती उससे पहले ही जुल्मी बच्चों की तरह उछलता हुआ बोला, जादू, ये तो जादू है, तारा जादू जानती है। जुल्मी के ऐसे उछलने पर तारा ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ जुल्मी, ये कोई जादू नहीं है और ना मैं कोई जादूगर हूँ। तारा के ऐसे बोलने पर जुल्मी डर कर बोला, तो क्या तुम भूत हो जिसके पास ये सब करने की शक्ति है। जुल्मी के इस बेसिर पैर की बात पर छलावा ने जुल्मी को घूरते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद रखोगे और तारा को बोलने तो दो। उसके बाद छलावा ने तारा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम बताओ ये सब क्या था। तारा ने कटोरी में रखे हुए उस पानी की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम लोगों ने जब पानी को निकाला तब ये पानी बुरी शक्तियों के छल से भरा हुआ था, या कह सकते हो कि वो अपनी माया से ऐसा दिखा रही थी जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये पानी यहाँ रखे इस तांबे की कटोरी में पड़ा, सारी नेगेटिव एनर्जी और सारा छल खत्म हो गया। क्योंकि ये तो तुम लोग भी जानते होगे कि सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ही नहीं, वैज्ञानिक मान्यताओं के हिसाब से भी तांबा सबसे शुद्ध माना जाता है। और हिंदू धर्म में तो सारे धातुओं में सबसे शुद्ध तांबा को माना जाता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। जिस तरह तांबा धारण करने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर की सारी विषैली चीजें बाहर निकल जाती हैं, मन को शांति मिलती है, उसी तरह तांबे में इस पानी के जाने से ये पानी भी शुद्ध हो गया और अपने असली रूप में आ गया। तारा की ये बात सुनकर जहाँ छलावा, जुल्मी और विकी हैरान थे, वहीं ध्रुव मन ही मन परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस बात को वो हमेशा नकारता रहा है, उससे उसका सामना इस तरीके से होगा। और इस वक्त वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बात के पीछे वो अपना कौन सा लॉजिक दे, क्योंकि तांबे के शुद्धिकरण वाली बात तो वैज्ञानिक तकनीक से संभव है। लेकिन ये क्या कि जो पानी अभी दिख नहीं रहा था अचानक वो दिखने लगा, इसके पीछे कौन सी तकनीक लगी थी। इसलिए वो खामोशी रहा। तारा ने ध्रुव को गौर से देखते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं है। तारा के सवाल पर ध्रुव ने इनकार में सिर हिला दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। वो बस हैरान परेशान सा था। विकी, जो शायद ध्रुव की मानसिक स्थिति समझ रहा था, उसने तारा से कहा, तारा, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम जिस काम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो काम करते हैं। समय निकला जा रहा है, रात बस खत्म ही होने वाली है। तारा ने विकी की बात सुनकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और ये सब हमें सूर्योदय से पहले करना है। तारा की ये बात सुनकर छलावा ने सवाल किया, सूर्योदय से पहले क्यों? हमारे लिए मुश्किल तो था कुएं का पानी मिलना ना, वो तो आ चुका है, तो अब तो तुम ये कभी भी कर सकती हो। छलावा की इस बात पर तारा कुछ बोलने ही लगी कि उससे पहले ध्रुव बोला, क्योंकि ये सारी क्रियाएं रात के अंधेरे में की जाती हैं। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है और सूर्य की किरणों में पंच शक्ति शामिल होती है, और ये जो नकारात्मक चीजें होती हैं, इनका पंचभूतों से कोई लेना देना नहीं होता, और सूर्य के प्रकाश में मौजूद ऊर्जा इस कामों में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए इस काम के लिए ऐसी जगह की जरूरत पड़ती है जहां सूर्य की रोशनी ना पहुंचे, और खासकर रात में, ताकि पूरे वातावरण में अंधकार छाया रहे और ऊर्जा का कोई स्रोत ना बचे। ध्रुव की बात सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे और तारा ने चौंकते हुए पूछा, बिल्कुल सही कहा तुमने ध्रुव, लेकिन तुम ये सारी बातें कैसे कह रहे हो? तुम्हें तो इन चीजों पर यकीन भी नहीं था।
और अचानक तुम्हें इन चीजों की जानकारी भी है, ये कैसे? तारा की बात सुनते ही ध्रुव जैसे नींद से जागा हो और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे जानता हूँ। हो सकता है मैंने कहीं पढ़ा हो इंटरनेट पर, तो बस ध्यान आ गया हो। ध्रुव की बात बहुत हैरान करने वाली थी, लेकिन अभी ध्रुव ये कैसे जानता है ये इतना जरूरी नहीं था जिसे तूल देकर समय बर्बाद किया जाए। इसीलिए तारा चुपचाप जाकर वापस से उस काले कपड़े पर बैठ गई ताकि वो अपनी क्रिया शुरू कर सके। और साथ ही उसने कहा, तुम लोग भी यहाँ गोल घेरा बनाकर बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तुम सब भी चुप रहना। उसके बाद तारा ने ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें इन बातों में यकीन नहीं और इंटरेस्ट ना हो तो तुम जा सकते हो। यहाँ छलाबा, जुल्मी और विक्की हैं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन ध्रुव ने केवल इतना कहा, नहीं, मैं भी यहीं रहूंगा। और ध्रुव चुपचाप तारा के सामने जाकर बैठ गया। सबके बैठने के साथ ही विक्की ने उत्साहित होकर पूछा, तो इसका मतलब है अब थोड़ी ही देर में हम उस बंजारन के बारे में सब जान जाएंगे कि वो क्या है, क्यों है? विक्की के सवाल पर तारा इनकार करती हुई बोली, नहीं, बल्कि हम उस बंजारन के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी बातें जानेंगे और उसके आधार पर हमें ये पता चलेगा कि वो मरने के बाद कौन सी ऊर्जा के रूप में बदली है। उसके बाद तारा ने अपने बगल में रखे लालटेन को बुझा दिया और अब बेसमेंट में सिर्फ दीपक की ही रोशनी थी। उसके बाद तारा ने उस कटोरी में चुटकी भर चावल और नमक डाला और ऐसा उसने 7 बार किया। उसके बाद उसने अपने बैग से कपूर और कुछ लौंग निकाले और हर कपूर के ऊपर एक एक लौंग डालकर उन्हें जला दिया और फिर बारी बारी से चारों नींबू को उठाया और पानी के ऊपर रखकर आंख बंद कर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी और आखिर में उन नींबुओं को पानी से छुआ कर वापस दिए के पास रख दी गई। और जितनी बार वो उन नींबुओं को पानी से छुआती उतनी बार एक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता। एक एक करके जब सारे दीपक बुझ गए उसके बाद वहां सिर्फ कपूर की रोशनी फैली हुई थी। उसके बाद तारा ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो साथ ही कुछ मंत्र बोलने लगी। ध्रुव और बाकी सबकी नजर लगातार तारा के चेहरे पर थी। तारा के चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। धीरे धीरे वो पसीने से भीगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ कर रही हो और उसके बाद उसके शरीर में कंपन होने शुरू हो गए। तारा का शरीर कांपने लगा, इस तरह जैसे कोई उसे झकझोर रहा हो। तारा की सांस जैसे फूलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने जल्द ही अपनी आंख नहीं खोली तो उसकी सांस रुक जाएगी। लेकिन उसने कुछ भी बोलने से मना किया था, इसलिए ध्रुव और बाकी सब चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन सबके अंदर बेचैनी थी। ध्रुव ने विक्की की तरफ देखा और आंखों से उसे कुछ इशारा किया, जैसे वो पूछना चाहता हो कि क्या करे। कुछ देर बाद तारा का शरीर निढाल जैसे होने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। एक तरफ जहां बेसमेंट में तारा की क्रिया चल रही थी और तारा के बेहोश होने से ध्रुव, विक्की, छलावा और जुल्मी सब शॉक्ड हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में बेखबर सोई हुई थी। अचानक उसे ठंड का एहसास होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बर्फीली जगह में है। अनन्या ने अपने बेड पर रखे चादर को टटोलने की कोशिश की, लेकिन जब उसे चादर नहीं मिली तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में पूरा अंधेरा फैला हुआ था। कुछ देर बाद अंधेरे में अनन्या खुद से बोली, लाइट चली गई क्या? लेकिन लालटेन भी तो जल रही थी, वो भी बुझ गई क्या? इतना बोलकर अनन्या उठ बैठी और अंधेरे में चलती हुई अपने कमरे में रखे टेबल की तरफ बढ़ने लगी, जहां माचिस और लालटेन रखा हुआ था। लेकिन तभी अनन्या को लगा जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा है। अनन्या को थोड़ी सी घबराहट हुई और उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अनन्या को लगा कि शायद बाहर उसके दोस्त होंगे, इसलिए अनन्या ने आवाज लगाई, गाइस, तुम लोगों में से कोई बाहर है क्या? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। अनन्या धीरे धीरे टेबल तक पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो लालटेन उसने सोने से पहले टेबल पर रखी थी वहां वो मौजूद ही नहीं थी। अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अनन्या अपने मन ही मन बोली, ये मुझे इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है? जैसे कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। इतना कहकर अनन्या अपने कमरे से बाहर निकल आई। कमरे के बाहर भी पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में कहीं कोई होगा। तभी उसे बेसमेंट की तरफ से पायल के बजने की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज से अनन्या को लगा कि शायद सजनी उस तरफ है। अनन्या ने कमरे के दरवाजे के पास से खड़े होकर आवाज लगाई, सजनी, तुम हो क्या?
लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत तेजी से उसके बगल से गुजरा हो। डर से अनन्या का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, देखो, अगर तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो ये बहुत बुरा मजाक है। लेकिन अब भी किसी की कोई आवाज नहीं आई। बेसमेंट की तरफ से आती पायल की आवाज अब भारी कदमों की आवाज में बदल गई थी, और ना चाहते हुए भी अनन्या के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। अनन्या धीरे धीरे चलती हुई बेसमेंट की तरफ बढ़ रही थी। जो आवाज अब तक बेसमेंट की तरफ से आ रही थी, वो अनन्या के बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचते ही बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई था जो यहीं आकर रुका है। बेसमेंट के दरवाजे पर आकर अनन्या को भीतर से ध्रुव और बाकी सबकी आवाज सुनाई दी। अनन्या ने धीरे से दरवाजा नॉक किया और भीतर ध्रुव, जो लालटेन जला चुका था, उसने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा और छलावा को दरवाजे पर जाने के लिए इशारा किया। छलावा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलने से पहले उसने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से अनन्या की घबराती हुई आवाज आई, तुम लोग भीतर हो क्या? मैं हूँ अनन्या, दरवाजा खोलो। अनन्या की आवाज सुनकर सबकी जान में जान आई और छलावा ने जल्दी से दरवाजा खोला और अनन्या सीधा अंदर आ गई। और अनन्या के अंदर आते ही छलावा ने जल्दी से दरवाजा वापस बंद कर दिया। अनन्या ने देखा तारा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सामने काफी सारी चीजें फैली हुई थी, साथ ही बहुत सारा पानी भी बिखरा हुआ था। ध्रुव और बाकी सब तारा को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको इस तरह देखकर अनन्या ने हैरानी से पूछा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तारा, ये बेहोश क्यों है? और यहाँ चल क्या रहा था? अनन्या के इस तरह सवाल करने से जैसे वो कुछ जानती ही नहीं, वो सब हैरान रह गए। और विक्की ने हैरानी से पूछा, तुम ये क्या कह रही हो अनन्या? तारा जो क्रिया करने वाली थी उसके बारे में तुम्हें भी तो पता है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। विक्की की बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर ऐसे अनजान भाव थे जैसे सच में उसे कुछ पता ना हो। वो अपने मन में बड़बड़ाई, क्रिया? कौन सी क्रिया? और मुझे कब बताया इन लोगों ने? खैर, ये तारा को क्या हुआ? ये कहती हुई अनन्या तारा के पास गई और बाकी सबके साथ तारा को होश में लाने की कोशिश करने लगी। और फिर वो छलावा से बोली, छलावा, तुम लोग इसे उठाओ और यहाँ से बाहर ले चलो। हो सकता है यहाँ के सफोकेशन वाले माहौल में ये बेहोश हो गई हो। चलो उठाओ। अनन्या की बात बिल्कुल ठीक थी। विक्की और छलावा ने जल्दी से तारा को उठाया और उसे बेसमेंट से बाहर ले गए। बाहर भी पूरा अंधेरा फैला हुआ था। अनन्या सबसे पीछे लालटेन लेकर बाहर आई और उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। लालटेन की रोशनी में अब सब दिखने लगा था। अनन्या ने लालटेन लेकर बाहर हॉल में रखा और छलावा और विक्की ने तारा को बाहर के तख्त पर लिटा दिया। उसके बाद अनन्या जल्दी से किचन में गई और पानी लेने लगी। सजनी, जो किचन में सोई हुई थी, उसने जब बाहर से आवाज सुनी और किचन में अनन्या के आने से जो खटपट की आवाज हुई, तो उसकी नींद खुल गई और उसने पूछा, क्या चल रहा है? अनन्या ने जल्दी से पानी लेते हुए जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तारा बेहोश हो गई है, चलो बाहर। तारा की बेहोशी की बात सुनकर सजनी हड़बड़ाकर उठ गई और वो भी जल्दी से बाहर आई। तब तक अनन्या ने तारा के चेहरे पर पानी डालना शुरू किया था। थोड़ी ही देर में तारा की बॉडी में हरकत होने लगी और तारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर ये समझने के बाद कि वो कहाँ है, वो जल्दी से उठ बैठी और बोली, हम लोग बाहर कैसे आए और क्या हुआ था मुझे? ध्रुव ने फिक्र के साथ कहा, तुम बेहोश हो गई थी तो काफी देर तक तुम होश में नहीं आई, तो हम लोग तुम्हें बाहर लेकर आए। क्या तुम ठीक हो? तारा लंबी लंबी सांस लेती हुई बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो ठीक है। अनन्या ने जल्दी से तारा को पानी पिलाया और बोली, तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तारा ने पानी पीकर कहा। उसके बाद वो अजीब तरीके से सबको देखती हुई बोली, तुम लोगों ने मुझे ऐसे बाहर लाकर ठीक नहीं किया, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तारा की बात सुनकर ध्रुव ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे काम की पड़ी है और तुम्हारी हालत देखकर हम लोग कितने डर गए थे, तुम्हें नहीं पता। थोड़ी देर बाद जब तारा नॉर्मल हो गई तो छलावा ने अटकते हुए पूछा, तुम्हें कुछ पता चला तारा? छलावा के सवाल पर तारा अचानक से फिर बहुत घबराई हुई सी नजर आने लगी और उसके चेहरे पर फिर से पसीने की बूंद चमकने लगी। तारा ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, जो मालूम चलना चाहिए था वो तो नहीं, क्योंकि मेरी क्रिया बीच में ही अधूरी रह गई।
मैं इतनी भारी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन जो मुझे पता चला है वो बहुत हैरान करने वाला है। तारा की इस बात पर सबकी नजर तारा पर टिकी हुई थी। तारा ने आगे कहा, मैं उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक की सारी बातें जानना चाहती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो तो कभी पैदा ही नहीं हुई। तो सोचने वाली बात यह है कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरा कैसे? जो मरा नहीं तो वो ऐसी खतरनाक शक्ति में कैसे बदला? ये क्या माजरा है? तारा की ये बात अपने आप में किसी खतरनाक पहेली की तरह थी, जिसे सुन सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।